हेलो। तो आज अपन बात करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो देखो, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं भाई? अपन बात कर रहे हैं समरूपता चैप्टर की, है ना? तो तुमने समरूपता चैप्टर में भाई शुरू में तुमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ी, यानी संरचनात्मक समरूपता पढ़ी, एसआई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसके बाद अपन आते हैं स्ट्रक्चरल, जब आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो मेन चीज क्या होती है, आईयूपीए, आईयूपीएसी नेम है ना, आईयूपैक नेम, वो चेंज होता है। लेकिन अब बात करते हैं अपन जिनका संरचना सूत्र तो सेम हो, लेकिन अब अपन बात करते हैं त्रिविमीय समन्वय की, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो प्रकार के आइसोमेरिज्म होती है। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है ना, उसमें एक तो जीआई होती है और एक होती है अपनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है ना, उसको अपन सिस ट्रांस के रूप में लिखते हैं। और जो एमीन इमीन और ऑक्सिम होती है, उनको अपन सिन एंटी के रूप में लिखते हैं, है ना? ये सब तुम खुद पढ़ चुके हो सिन एंटी के रूप में। फिर अपन ने क्या देखा कि चक्रीय संरचनाओं की जीआई का जो फॉर्मूला है ज्ञात करने का, वो फॉर्मूला। लेकिन अपन ने जीआई में जो ईजेड नामकरण है ना, ईजेड 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 नामकरण तुमने कर लिया है ना? तो जो ईजेड नामकरण होता है ना, ईजेड, उसके लिए जो वरीयता नियम है, वरीयता नियम, ये एक बार तुम्हें बता देता हूँ, ताकि तुम्हें जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छे से आ जाए। ठीक है? तो वरीयता नियम तुम्हें आना चाहिए भाई। अब वरीयता नियम क्या होता है भाई? देखो, वरीयता नियम ये होता है कि जो नेमकरण होता है, नेमिंग, जैसे ये ईजेड नामकरण कब दिया जाता है? जब इस डबल बॉन्ड से जो चारों समूह है, वो ए बी सी डी, वो चारों भिन्न हो। इस कंडीशन में, यानी चारों समूह भिन्न हो, इस कंडीशन में ईजेड नामकरण दिया जाता है। तो ईजेड नामकरण के लिए कैसे नामिंग दिया जाता है कि इसको एक दो नंबर देंगे, इसको भी एक या दो, तो 1 2 3 4 नंबर देते हैं ना, 1 2। अब देखो 1 1 दोनों एक तरफ है तो जेड, और 2 2 एक तरफ है तो ये है ना। अगर इसी में अगर 1 इधर और, यानी जो ए बी सी और डी है ना, इनका 1 इधर आया और इसका 1 इधर आया, और ये 2 यहाँ आया और 4 ये है, यहाँ है वह 2, इसका 2 यहाँ आया है। तो ये देखो 1 2 2 विपरीत दिशा में है ना, तो इसको ई कह देते हैं। तो ये ई जेड नामकरण क्या होता है? यही होता है। देखो सेम दिशा में है 1 1 समूह वाले, तो वाई जेड है, और विपरीत दिशा में है तो वो क्या है? सेम ग्रुप, सेम वरीयता वाले, यानी 1 और 2 की जो वरीयता है, वो अगर वो सेम डायरेक्शन में है 2 2, तो जेड है, और विपरीत डायरेक्शन में है तो ई, ये होती है वरीयता ग्रुप। अब इसका देखो नियम होता है वरीयता देने का। वरीयता देने का पहला जिस नियम को कहते हैं सीआईपी नियम। मैं तुम्हें हल्का सा बता रहा हूँ, बाकी तुम्हें पढ़ना तो खुद को है ये, है ना? सीआईपी नियम, तो इसमें पहला नियम है, तो तुमको देखो, जो अब अपन को कम से कम नंबर देना होता है, पहला नंबर। तो पहला नंबर किसे दे? पहला नंबर किसे दे? किसे दे? इसका पहला नियम है कि तुम ये देखो कि उनमें परमाणु क्रमांक चेक कर लो। परमाणु क्रमांक क्या होता है? जेड, अपना जेड, है ना? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तुम चेक कर लो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसे एक नंबर दे दो। अब जैसे तुम्हारे पास यहाँ दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक सीएल लगा हुआ है और एक फ्लोरीन लगा हुआ है। तो फ्लोरीन का 7 है और सीएल का 14 है और 17, है ना? तो 17 वाला ज्यादा है तो सीएल को एक नंबर दो, इसको दो नंबर दो। ये तो हुआ तुम्हारा परमाणु क्रमांक के आधार पर। अब तुम्हें दूसरा नियम ये दिया है कि तुम देखो परमाणु भार। अब परमाणु भार ये तुम्हें देखना है ऑफिशियली आइसोटोप में। आइसोटोप कहीं दिया हुआ हो, कैसे भाई? जैसे तुम्हें ये सी ग्रुप पे दोनों सीएल दे रखे हैं, लेकिन ये 35 पॉइंट, ये 35 वाला है और ये 37 वाला है, तो अब ये आइसोटोप में इसका परमाणु भार ज्यादा है। तो अब ये नियम लगाना कब है? नियम लगाना जब है भाई, जब जब परमाणु क्रमांक सेम हो। देखो इन दोनों का परमाणु क्रमांक 17 17 सेम है ना सीएल का। तो अब परमाणु भार देख लो, तो इसका ज्यादा तो इसे एक नंबर, इसे दो नंबर, ये परमाणु भार हो गया। तीसरा, अब तुम्हें कोई ग्रुप ऐसा दे दे इनमें जिनमें ये CH3 CH2 है और ये CH3CO CH3 ग्रुप है ना? और CH2 ग्रुप है। अब देखो तुम ये दोनों ग्रुप दे दिए, तो इनमें देखो पहला कार्बन सेम, दूसरा कार्बन सेम। कैसे? इसमें देखो ऊपर वाले में क्या क्या कार्बन लग रहे हैं? कार्बन है, एक एच है, एक एच है, फिर कार्बन है। इसमें देखो 3 एच है, एक कार्बन, 1 2 3। तो देखो ये सेम, इसमें भी सेम, इसमें सेम, इसमें सेम, इसमें सेम, इसमें सेम, लेकिन यहाँ अंतर आया। यहाँ
कार्बन है और यहाँ H है, 3 H है ना लगातार, 3 H। तो कार्बन का अब देखो पहला सेम हो जाए, दूसरा कार्बन सेम हो जाए, तीसरा परमाणु सेम हो जाए तो चौथे पे जाओ। यानी जब तक सेम परमाणु लगते रहेंगे तुम उन सेम को एक साथ रखो और अगले जो पहला अंतर देख लो इसमें क्या। मैंने तुम्हें उसमें IUPAC में सिखाया था ना पहला पहला अंतर, तो उसमें भी पहला पहला अंतर देख लो। पहला अंतर जहां आ जाए वहीं उसका, अब देखो इसमें एक परमाणु क्रमांक है, इसका कितना है 6, सही है ना, 6 दूनी 12, 6 परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर दे दो। ठीक है, ये तुम्हारा वरीयता का क्रम हुआ। अब देखो, अब जैसे तुम्हें बहुबंध की स्थिति दे दे, है ना, तो बहुबंध की स्थिति क्या होती है, A डबल बॉन्ड B। तो इसको कैसे लिखना है सॉल्व करने के लिए, इसको इस तरह फॉर्म में कैसे लिखना है, इसको लिखना है अपन को A B और B 2 बार, ठीक है, और फिर इसके आगे और ग्रुप लगाने हैं, ठीक है। ऐसे A ट्रिपल बॉन्ड C दे दिया तो A के साथ 3C, फिर वरीयता लिखनी है ना, ये तुम उसमें सीख जाओगे। अब कैसे लिखनी है, ये करना कैसे है भाई, करना कैसे है ये भी तो समझो। तो देखो मान लो तुम्हें C के साथ एक तुम्हारा ग्रुप दे दिया है CHO और एक दे दिया है तुम्हें CH डबल बॉन्ड O। अब ये 2 ग्रुप दे दिए तुम्हें, है ना। अब तुम्हें पहचानना है कि इसमें से कौन सा है भाई, वो CO2 ग्रुप, इसमें है CO2 ग्रुप, नहीं CO2 नहीं हो सकता यार, हाँ CH2OH। इसमें अब देखो नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ CIP नियम को। अब देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इस कार्बन के साथ तुम्हें ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और इस पे तुम्हें वो क्या लगा रखा है भाई, CHO ग्रुप लग रहा है और यहाँ CH2OH ग्रुप लग रहा है, ये एल्कोहल ग्रुप है ये। अब इसमें तुम वरीयता कैसे दोगे, है ना। तो वरीयता देने के लिए देखो तुम्हें इसकी संरचना खोलनी पड़ेगी। खोलो, C के साथ डबल बॉन्ड O है और एक H है। तो अब देखो इसकी में डबल बॉन्ड वाला सिस्टम आ गया। तो देखो कार्बन के साथ एक तो H है, लेकिन एक इस कार्बन के साथ 2 और O लगे हुए हैं, दो लगाने हैं। तो इसकी है COOH, इसके पास 4 चीजें हैं, ठीक है, ऐसे डबल हुआ है इसके पास 2 बॉन्ड के पास। अब यहाँ देखो इसकी संरचना क्या है, COH और H और H और H, CH2 है ना, और ये C का डबल ये वाला बॉन्ड हो गया ये। तो अब इसके पास देखो CHHO, अब इसके पास देखो 2H 1O, इसके पास 2O 1H, तो ये वाला ज्यादा है तो इसकी वरीयता 1, इसकी वरीयता 2, ऐसे करना है अपन को, ठीक है। तो ये नियम तुम्हें समझ आया, बिल्कुल समझ आ गया होगा, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, ठीक है। अब देखो, अब अपन को अगर ये चीजें भी ना हो, अगर अपन को रिंग दे दी हो, जैसे यहाँ पर रिंग दे दी भाई साहब, 3 की रिंग लगी हुई है और यहाँ लग रही है 5 की रिंग, 5 की रिंग बना नहीं रहा हूँ, लिख रहा हूँ बस 5 की रिंग। तो 5 की रिंग है ना, उसकी वरीयता कम है, इसकी वरीयता पहले आएगी, ठीक है। तो वरीयता देनी है तो भले जितनी छोटी होगी ना उसकी वरीयता उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब तुम्हें जैसे ये इमीन में पूछ ले, यहाँ लॉन पेयर है और यहाँ OH ग्रुप है, तो ये तो देखो बॉन्ड पेयर है, ये लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर की वैल्यू कम होती है, तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, ठीक है। समझ आई बात है, ये छोटी छोटी बातें हैं CIP नियम की, ये 5-6 नियम है, ये तुम्हें कर देना है। सबसे पहले अपन को क्या देखना है CIP नियम में, वरीयता देने के लिए वरीयता नहीं देंगे, परमाणु क्रमांक देखो, परमाणु क्रमांक सेम हो जाए तो फिर तुम किस पे जाओ, द्रव्यमान परमाणु भार पर, परमाणु भार भी सेम हो जाए तो फिर तुम अगले एटम पे जाओ, अगला एटम देखो, फिर अगला एटम में सेम हो जाए, फिर रिंग दिया हो तो रिंग छोटी रिंग क्या देखनी है, छोटी रिंग की वरीयता ज्यादा होगी। और फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में लोन पेयर की वैल्यू कम होती है, बॉन्ड पेयर की वैल्यू ज्यादा होती है, बॉन्ड पेयर की वैल्यू ज्यादा होती है। तुम्हें इतना सा करना है बस, ये तुम्हारा CIP नियम होता है, ठीक है। अब CIP नियम तुम्हें यहाँ भी लगाना है और तुम्हें वहां भी लगाना है। अब अपन बात कर लेते हैं, अब अपन ने देख जो होता है ना अपना ये RS नेमिंग स्टार्ट होती है कहाँ से, तुम्हारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से ही इस चैप्टर को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर लेते हैं अपन। देखो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि अपन को ये रिवीजन है भाई, रिवीजन जो मैं चीज कहता हूँ ना कि रटनी है तो मतलब समझ लो वो रटनी है, उसका कोई इलाज नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये बातें तो मेरे दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की शुरुआत क्यों हुई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से भी तो काम चल रहा था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जो त्रिविम समव्यवस्था थी, त्रिविम समव्यवस्था
वो जीआई से भी तो चल रही थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से भी चल रही थी। तो यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जरूरत क्यों आई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों आई भाई? तो इसका कारण देखो क्या है। देखो जीआई संरचना में भिन्नता है, अभी भी संरचना में देखो, अभी भी अपन जो जीआई देख रहे हैं वो देखो यहाँ पर ग्रुप लगे हुए हैं 4, इसके साथ सीएल है, इसके साथ इस कार्बन के साथ है फ्लोरीन है, इसके साथ ब्रोमीन है, 4 ग्रुप अलग अलग है। तो इनकी देखो संरचना सूत्र तो सही है, लेकिन इन ग्रुप में स्थिति भिन्न भिन्न है। स्थिति अभी भी स्थिति आ रही है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये मतलब इसमें अपन स्थिति बता ही नहीं सकते। एक 3D व्यू में मतलब अपन स्थिति के बारे में अपन समझ ही नहीं सकते। इसको समझना अलग तरीके से होता है इन कंपाउंडों को। अब इन कंपाउंडों को जो इनको समझना अलग तरीके से होता है, तो उन कंपाउंडों को अपन क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो देखो ऑप्टिकल यानी प्रकाश की समावृतता, इसमें प्रकाश की उपस्थिति देखी जाती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है, वे समावेश जो समतल ध्रुव प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं, प्रकाशिक समवर्तकता कहलाते हैं। अब देखो समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये क्या होती है? समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल का मतलब होनी चाहिए कि भाई यार उस समतल, देखो कोई चीज समतल क्या होती है, समतल क्या होती है, फ्लैट, ये कॉफी समतल है ना भाई। तो अब इस कॉफी को, ये जो समतल कॉपी है, इस कॉपी की खासियत क्या हुई भाई, इस कॉपी में देखो 2 ही अक्ष है, एक तो एक्स अक्ष और एक वो एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। 2 अक्षों में है कॉफी, एक तो यूं और एक यूं, ठीक है। 3D नहीं है, 3D नहीं है, ये 2D वस्तु है। 3D कब होगी, जब इसकी मोटाई, इस मोटाई को कैलकुलेट किया जाए, ये 3D हो जाएगी 3D में। अगर एक पन्ने की बात करी जाए तो ये पन्ना 2D में है। तो समतल का मतलब होता है 2D, और समतल यानी प्लेन पोलराइज्ड मतलब होती है ध्रुवित। तो ये ध्रुवित होनी चाहिए, और लाइट तो लाइट होती है भाई। तो 2D में लाइट चले, 2D में मतलब उसके पास सिर्फ 2 ही वो हों। और मैंने तुम्हें जो पढ़ाया था, क्या तुमने शायद क्लास ली हो किसकी, फोटो, वो के उसकी यार, फोटोन वाले चैप्टर की है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, एटम वाले में। तो मैंने तुम्हें बताया था कि EWM होता है EMW होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, ये 3D में चलती है कैसे, इसकी एक तो ये क्षेत्र होता है, एक ये क्षेत्र होता है, और एक ये क्षेत्र होता है, ये तरंग संचरण की दिशा होती है, और ये विद्युत क्षेत्र होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। तीनों चीजें एक दूसरे के लंबवत होती हैं आपस में। तो इसमें अब ये 3D में कोई चीज है ये, लेकिन अपन को चाहिए 2D लाइट। तो 2D लाइट कैसे होती है भाई, 2D लाइट बनाओ तो देखो होता क्या है कि प्रकाश की प्रकृति 2 तरह की होती है। एक तो ये तरंग प्रकृति है, अपन बात करेंगे कण प्रकृति की। और कण जितने होते हैं वो करते हैं कंपन। कंपन, ये पहले चैप्टर होता था अपनी केमिस्ट्री में, लेकिन अब नहीं है। कंपन क्या होता है, कंपन का मतलब होता है कि एक अणु इस जगह पे है, वो हल्का सा इधर गया, हल्का सा इधर गया, इधर 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 इधर, मतलब निश्चित स्थिति में नहीं है, निश्चित नहीं है, तो वो कंपन होता है। तो अब मान लो ये एक प्रकाश का कण है, और इसका कंपन इस दिशा में है, इस दिशा में, 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 सारी दिशाओं में अगर प्रकाश का कंपन है, तो इसे कहते हैं अपन ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी यानी सामान्य लाइट। अपन नहीं कहते कि ऑर्डिनरी बच्चा है यानी सामान्य आज्ञाकारी बच्चा है, तो ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। अब एक जो ऑर्डिनरी लाइट होती है ना, उसका उसके पर जो प्रकाश के कण होते हैं, उन कणों का कंपन सभी दिशाओं में होता है। तो इसको अपन एक प्रिज्म से गुजारते हैं, इसको अपन बोलते हैं निकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं भाई, निकोल प्रिज्म। ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, जो ये कैल्साइट है ना, निकोल प्रिज्म देखा होगा तुमने। अब इससे गुजारते हैं ना, तो इसमें सिर्फ एक ही दिशा में, ये तो इसकी तरंग संचरण की दिशा है लाइट की, ये इसके सिर्फ एक दिशा में कंपन बचते हैं। तो देखो एक तो ये दिशा हुई और एक ये दिशा हुई, तो ये हो गया 2D में, 2D में तो ये होगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्रकार की लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, ठीक है। जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो इसके कंपन एक तल में सीमित हो जाते हैं, एक तल में सीमित हो गए कंपन। इसने इन कंपनों को ये जो कंपन थे इनको हटा दिया, इसने इन कंपनों को छोड़ा बस, तो फालतू के कंपन को हटा दिया, और इसमें सिर्फ फिक्स कंपन बचे। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और तुम ऑप्टिकल जो मतलब ऑर्डिनरी लाइट, उसमें अंतर समझे। अब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अब इसकी बात अपन कर चुके हैं अच्छे से। तो अब अपन क्या करते हैं, देखो अब अपन बात कर लेते हैं प्रकाशीय सक्रियता क्या होती है। प्रकाशीय सक्रियता,
अब देखो, अब मेरी बात समझो। कोई अणु है, कोई कंपाउंड है, उसको मैंने, अब देखो तुम्हें एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं मैं। एक कंपाउंड है, इसका मैंने घोल लिया भैया, और इस घोल को मैंने इस पानी में भर लिया। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई? ये घोल ले लिया है ना, इस घोल में रख दिया है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं इस जगह पे लाइट बीम लगाता हूँ, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट दे रहा है, यानी पीपीएल दे रहा है। ठीक है, पीपीएल दे रहा है। अब इस कंपाउंड के अंदर जो कंपाउंड है, जो यौगिक है, उसके अंदर क्या होता है, जो कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड, ये प्रकाश के इन कंपनों को, जो सीधे कंपन है, इनको या तो दाईं तरफ घुमाएगा या बाईं तरफ घुमा देगा। अब ये घुमाता क्यों है, इसका कारण तुम्हें बड़ी क्लासों में समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई संपादक से कोई मतलब नहीं है जो कैसे घुमाता है। देखो, ये घुमाने की कंडीशन बड़ी क्लासों की होती है, बीएससी बीएससी इतना काम की नहीं है। अपन को इतना समझना है कि जो ये कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ये जो प्रकाश सक्रिय, जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो प्रकाशीय सक्रिय कंपाउंड होते हैं, वो पीपीएल को या तो ये इधर ऐसे दाईं तरफ घुमा देते हैं कोई थीटा कोण पर, है ना, या ये इसको बाईं तरफ घुमा देते हैं थीटा कोण पर। ये होती है अगर मतलब प्रकाश को, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई कंपाउंड दाईं तरफ या बाईं तरफ घुमा रहा है, या डी या एल की तरफ घुमा रहा है, तो इस गुण को प्रकाशिक सक्रियता कहा जाता है। और जो ऐसे कंपाउंड जो ये गुण दर्शाते हैं, जो प्रकाशीय सक्रियता का गुण दर्शाते हैं, वो को कहा जाता है प्रकाशीय सक्रिय यौगिक। प्रकाशीय सक्रिय यौगिक कौन से यौगिक होते हैं, जो प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं या बाईं तरफ घुमा देते हैं। इतना अपन को समझ आया। अब मान लो कोई कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं तरफ घुमा रहा है। ठीक है, इसने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं तरफ यानी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये डी दिखाएगा। इसको अपन डी कह सकते हैं, प्लस कह सकते हैं। ठीक है, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कह सकते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब मुझसे बोल नहीं रहा, तुम देख लो, है ना। तो ये डी या प्लस दिखाएगा। ठीक है, अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड पीपीएल को कोई कंपाउंड बी लेफ्ट तरफ घुमा रहा है, तो ये यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एल या माइनस कहलाता है। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड सी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा ही नहीं पा रहा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है ये ऐसा कंपाउंड जो घुमा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, अब देखो, ये जो ध्रुवण माप, ये जो कोण है, ये जितने कोण पर घुमा रहा है, जितने कोणों पर ये घूम रहा है, इस कोण को मापने का जो यंत्र होता है, वो होता है ध्रुवण मापी। ध्रुवण मापी, ये ध्रुवण मापी क्या करता है, ये एंगल को मापता है, ध्रुवण कोण को मापता है, जिससे अपन को पता चलता है कि इसने 90 डिग्री में घुमाया है। 90 डिग्री, जो 90 डिग्री प्रकाश है उसे 30 पे कर दिया, कि उसे 120 पे कर दिया। देखो, 120 पे कर दिया तो ज्यादा हो गया, मतलब एल की तरफ कर दिया। 30 कर दिया तो कम कर दिया, मतलब कम कर दिया तो डी की तरफ कर दिया। ठीक है, ये सब बातें अपन को बड़ी बड़ी क्लास की होती है, अपन को यहाँ काम की चीज नहीं है। अब अपन एक बात समझें कि ऐसे कौन से यौगिक होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, इसको इसको भी तो अपन को आना चाहिए भाई कि यार ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता क्या है आखिरकार है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता क्या है आखिर, ये भी तो अपन को समझ आना चाहिए। ये भी तो अपन को समझ आना चाहिए कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। तो अब मेरी बात समझो तुम। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पहले अपन को एक चीज समझनी होगी कि यार ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं। उनको कहते हैं अपन वे कंपाउंड जिनमें क्रेल अणु हो, क्रेल अणु हो, यानी क्रेल परमाणु होना चाहिए, यानी क्रेल अणु नहीं, क्रेल केंद्र।
किरेल केंद्र होना चाहिए, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कोई किरेल केंद्र हो, यानी असम्मिति केंद्र। किरेल केंद्र को अपन एक और कह सकते हैं असम्मिति। असम्मिति केंद्र क्यों कहते हैं इस किरेल केंद्र को? इसकी परिभाषा नहीं, इसके एग्जाम्पल से अपन इस बात को समझेंगे। कैसे? देखो मेरी बात समझो। कोई भी कंपाउंड है वो किरेल कब होता है? किरेल कब होता है? तो देखो ये कोई कार्बन है, इस कार्बन से 4 ग्रुप लग सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। एक नाइट्रोजन होता है, उसके पास लोन पेयर होता है और 3 ग्रुप लग सकते हैं मैक्सिमम। अगर चारों ग्रुप ए बी सी डी चारों के चारों भिन्न हैं तो वो किरेल कार्बन हुआ। नाइट्रोजन के तीनों ग्रुप ए बी सी और चौथा तो ये लोन पेयर है, ये सब भिन्न है, तो ये एक किरेल नाइट्रोजन हुआ। तो किरेल केंद्र वह केंद्र होता है जिससे लगे चारों ग्रुप सभी की सभी क्या होने चाहिए? भिन्न होने चाहिए। और खासियत एक बात होनी चाहिए, जो किरेल केंद्र बन रहा है वो केंद्र है ना, केंद्र, ये केंद्र, ये कार्बन, ये जो केंद्र का कार्बन है ये होना चाहिए sp3, क्योंकि sp2 कार्बन हुआ तो उसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, sp3 हुआ तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले नहीं, अपन को sp3 कार्बन चाहिए। तो अब एक बात बताओ, तो तुम्हें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्या CH4 किरेल कार्बन है? नहीं, CH4 किरेल अणु नहीं है। क्या CCl4 किरेल कार्बन है? नहीं है। क्या CHCl3 है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो C एक Cl है, एक Cl और एक Cl और एक H, तो 3 तो एक जैसे हो गए ना, तो नहीं है भाई। क्या NH3 किरेल कार्बन है? नहीं है। किरेल कार्बन कौन सा होता है? किरेल कार्बन होता है भाई जिसमें देखो एक F ग्रुप लगा है, एक CH3 ग्रुप लगा है, एक Br ग्रुप लगा है, एक I ग्रुप लगा है, एक H ग्रुप लगा है, ठीक है, मान लिया। तो इस कार्बन से जुड़े सारे ग्रुप क्या है? भिन्न। तो ये एक किरेल कार्बन है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन किरेल कार्बन की पहचान कर सकते हैं। अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें तुम्हें किरेल कार्बन छांटने हैं, ठीक है। किरेल कार्बन छांटना एक अच्छी बात होती है भाई। कैसे? देखो ये एक एग्जांपल है भाई, ठीक है। अब ये एग्जांपल देखो, इसमें किरेल कार्बन कौन सा हो सकता है? तो मेरी बात समझो, इसमें जो ये वाला कार्बन है किरेल है। अब तुम कहोगे कैसे? देखो इससे ये ग्रुप लगा है कार्बन सी के ऊपर एक 2 H लगे हुए हैं, और यहाँ भी कोई सी के ऊपर 2, यहाँ भी सी के ऊपर 2, और यहाँ भी सी के ऊपर 2, और यहाँ भी सी के ऊपर 2, पर इसके ऊपर ये सी कार्बन पर एक H लगा हुआ है, ठीक है। ये सी कार्बन है, इसके पास एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, तो ये रहे एक बॉन्ड जो खाली है वो H दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो एक तो H हो गया, एक CH3 हो गया, एक इसके पास ये वाला ग्रुप हो गया और एक इसके पास ये वाला ग्रुप हो गया। तो दोनों तरफ से चारों तरफ कार्बन भिन्न आ रहे हैं, चारों ग्रुप भिन्न आ रहे हैं, तो ये एक किरेल कार्बन है। इस प्रकार तुम्हें कोई भी अणु दिया जाए तो उसमें तुम किरेल अणु पहचान लोगे, मुझे पता है। अब किरेल अणु जब तुम पहचान लेते होते हैं ना, जो किरेल अणु होते हैं, किरेल अणु, उन किरेल अणु की स्थिति, जो स्थिति होती है वो अलग होती है। अलग कैसे होती है भाई? देखो मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो। जो किरेल अणु होते हैं ना, किरेल अणु में जो sp3 कार्बन होता है, क्योंकि किरेल अणु में होता क्या है? sp3 कार्बन। जो sp3 कार्बन होता है ना भाई, sp3 कार्बन, उस sp3 कार्बन की खासियत है कि उसके पास 4 ग्रुप होते हैं, चारों 190 डिग्री 28 मिनट के कोण पर होते हैं, और चारों 4 तल में होते हैं, एक तल, 2 तल, 3 तल और ये चौथा तल। अब इसमें जो ये चौथा और ये जो लास्ट का ग्रुप होता है, 2 ग्रुप, ये 2 ग्रुप होते हैं वेज और डैश और वेज पर। वेज पर डैश, वेज का मतलब क्या होता है? डैश का मतलब होता है डेड डैश। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था जब भी तुम्हें दिखे तो इसका मतलब होता है कि इस तल है ना, ये जो तल है इसके अंदर की बात हो रही है। डॉट डॉट का मतलब अंदर, अंदर, तल के अंदर। और वेज, वेज का मतलब होती है ठोस लाइन, ठोस लाइन, ठोस लाइन का मतलब होता है तल के बाहर, ये बाहर की बात, बाहर। अब अंदर बाहर कैसे समझे? ये एक प्लेन तल है, देखो एक ग्रुप कार्बन का इधर आ गया, एक ग्रुप इसके नीचे आ गया, 2 ग्रुप, एक ग्रुप कार्बन का तल के बाहर, ये हो गया वेज वाला, ठोस लाइन वाला। और एक इसके अंदर, अंदर इस पन्ने के नीचे, अंदर, अंदर वाला, अंदर वाला जो नीचे है वो है डैश वाला, ठीक है। तो तुम अंदर वाला डैश वाला समझ गए क्या करना है ना। तो अब कोई अणु को 3D में लिखने, अब देखो 3D अपन एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि 3D अपन की आंखें 3D देख सकती है ना। देखो 2D होती है, एक
प्लेन कागज 2D है। 3D क्या है, जो अपन आंखों से देखते हैं, किसी भी चीज की गहराई दिख जाती है ना अपन को तो वो 3D में हो जाती है, लेकिन चीजें 4D में भी होती है, 5D में भी होती है, और 4D और 5D अपन के डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अपन उन्हें देख ही नहीं पाते हैं। 4D चीज क्या होती है, नहीं देख सकते अपन। देखो, सीधी लाइन 1D है, एक आयत, एक वर्ग 2D है, एक क्यूब क्या है, 3D है, ठीक है, 3D है। लेकिन ऐसे क्यूब जब आपस में 64 मिलते हैं तो एक 4D डायमेंशन बनती है। क्या बनती है, 4D डायमेंशन। उसमें अपन को नहीं जाना है, तो अपन वेज डैश पे आ गए। तो वेज डैश का मतलब तल के अंदर, वेज का मतलब तल के बाहर, ठीक है, 4 बातें हो गई, ठीक है। अब एक मैं बताओ, ये तुम्हें कार्बन दिया मैंने और इस पर मैंने तुम्हें ये ग्रुप लगा दिया मेरी भाई, बात सुन लो, और इसमें ये डैश लगा दिया और ये तुम्हारा वेज बना दिया। तो अब तुम्हें क्या समझना है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप तो तल में है, ये वाला तल के अंदर है, के अंदर है भैया, और ये वाला तल के बाहर है। इसको वेज कहेंगे, वेज पर है, ये डैश पर है, डैश मतलब डबल डैश पर है, ठीक है। तो अब तुम्हें एक बात समझ आई भाई, बात समझ आई। तो अब तुम्हें इस वेज डैश प्रणाली है, इसको तुम्हें बदलना है फिशर प्रक्षेपण में। फिशर प्रक्षेपण क्या होता है कि ये 3D ग्रुप है, इसको तुम्हें बदल देना है 2D में। 2D में, अब 2D में कैसे बदले भाई, अब वेज डैश क्या है, ये तल के बाहर अंदर है, तल के बाहर अंदर है, तो इनको तल में लाने के लिए अपन को ऐसे लिखना होगा, क्योंकि देखो ये तो तल में है तो दोनों चीजें तल में तो आ गई, ये 1 ग्रुप और ये 2 ग्रुप, ये 1 2। पर ये 3 और 4 का दिक्कत है कि 3 को यहाँ लिखूं कि यहाँ लिखूं, 3 को यहाँ लिखूं कि यहाँ लिखूं, ये वेज डैश का मतलब इसको करना ही क्या होता है, फिशर प्रक्षेपण। अब कैसे सीखें, देखो मान लो कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, ये पहला ग्रुप है, ठीक है, ये दूसरा ग्रुप है, और ये डैश पे तीसरा ग्रुप है, और ये तुम्हारा चौथा ग्रुप है। तो मैं इसे वेज डैश में लिख रहा हूँ, ये क्या है, वेज डैश निरूपण है। अब मैं इसको फिशर में करूंगा, किसमें, फिशर रूप में, फिशर प्रक्षेपण में। तो फिशर प्रक्षेपण ऐसा होगा 1 2 3 4, कुछ ऐसा ग्रुप होगा। अब इसमें तुम्हें ये दिखना है कि इधर वेज को रखूं कि डैश को रखूं, तो उसके लिए अपन को ना नियम लगाने होते हैं। तो नियम की कोई जरूरत नहीं है अपन को, नियम की अपन को कोई जरूरत नहीं है, नियम गए बाढ़ में, तुम मेरा दिमाग लगाओ बस। दिमाग क्या है, तुम्हें जब भी कोई भी ग्रुप डैश में दिखता है, क्या दिखता है भाई, डैश में, जैसे अभी कार्बन है, इस पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, एक Cl ग्रुप लगा हुआ है, और तुम्हारा ये डैश इधर दे रखा है, ठीक है, डैश इधर दे रखा है OH ग्रुप, ठीक है, और एक तुम्हारा वेज ग्रुप दे रखा है नीचे। अब देखो सर बताते हैं कि इधर आंख से देखो, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना अपन को क्या करना है कि ये तो डैश वाला है ना, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, दिमाग में छाप लो, कहीं कॉफी में लिख लो ये बात। देखो डैश वाले को याद रखना है, ठीक है। देखो अपन को जो ये अपन को ये जो लाइन वाला है, ये अपन समझ चुके हैं कि ये जो लाइन वाले हैं, ये तो भाई 1 2 है, ये CH3, ये Cl, ठीक है, ठीक है, CH3Cl। अब अपन को इन दोनों को ही तो कंफ्यूज करना है, क्योंकि ये तो तल में है, ये जो तल में लिख दिया अपन ने पहले। तो OH जिधर है, ये जो डैश वाला जिधर होता है ना, उसको उधर ही रखो। जैसे डैश वाला इधर है इसमें, तो डैश वाले को इधर रखो। इस जो NH3 ग्रुप है, ये वेज वाला, इसको इसके विपरीत ले आओ बस। ये हो गया तुम्हारा वेज डैश निरूपण। जैसे अब तुम्हें डबल वाला देते कि एक CH3 ग्रुप लग रहा है, ये तुम्हारा भाई ये वेज पर Cl ग्रुप लगा दिया, इसका तुम्हारा डैश पर लग रहा है, सॉरी इसको नहीं, ये तुम्हारा ये नीचे है, ये कार्बन है, इधर तुम्हारा डैश पर कोई ग्रुप लग रहा है NH3, और इस कार्बन से ये तुम्हारा CH2OH ग्रुप लग रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा वेज पर कोई ग्रुप है H, है ना, और ये हो गया तुम्हारे, और इधर जो ये इसका डैश है, सॉरी इसका डैश इधर बना लो, इसका डैश इधर बना दिया है, ये तुम्हारा H ग्रुप लगा हुआ है इधर। देखो चारों कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3, और ये चौथा ग्रुप, इसके चारों कार्बन मिल रहे हैं, क्रेल कार्बन है, ये भी क्रेल कार्बन है, ठीक है। क्रेल कार्बन को अपन को, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे बना दो, और ऐसे 2 लाइन खींच दो, क्योंकि 2 कार्बन है ना, ठीक है। तो देखो CH3 ऊपर है, ठीक है, CH3, ये CH2OH ऊपर है, ठीक है।
कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो इधर लग रहा है कि तुम्हारा क्या है H और Cl, तो मैंने क्या बोला कि डैश वाले को याद रखो, डैश वाला इधर है तो इधर लिखो, डैश वाला इधर है तो इधर लिख दो। अब इसके विपरीत OH वाला इधर है, ये वेज वाला, तो इसको इधर लिख दो। ये वेज वाला इधर है पर अब डैश वाला इधर कर दिया अपन ने, तो इसको इधर लेना है, मतलब डैश वाला जिधर है उसे उधर ही रहने दो, वेज वाले को बदल दो। ठीक है, इतना सा काम है, सारे एग्जांपल ऐसे ही करना है। देखो ये सर वाले ने बना रखा है, देखो डैश वाला है इधर ही रखा है, डैश वाला है इधर ही रखा है, बाकी चेंज कर दिया है। ठीक है, और जो ये वाले ग्रुप है, ये वाले इनको नहीं छेड़ना है, इनको नहीं छेड़ना है, ये जैसे हैं वैसे ही रखना है। ठीक है, वैसे डैश निरूपण समझ आया। अब तुम्हें इसमें एक बात और याद रखनी है, जो काम की बात है, रट लेनी है। मतलब रटने वाली बात क्या है, रटने वाली बात ये है, अगर तुम्हें कोई वेज डैश निरूपण है, देखो ये वेज डैश निरूपण को अपन को फीचर में करना आना चाहिए। अगर तुम्हें कहीं फिशर प्रक्षेपण दिया है, फिशर प्रोजेक्शन दिया है कहीं तुम्हें, है ना, और उसमें क्या, उसमें एक लोचा कर रखा है, जैसे ये कोई CH3 ग्रुप ऊपर कर दिया और COOH ग्रुप इधर कर दिया, और ये Br ग्रुप और ये H ग्रुप। ठीक है, ये तुम्हारे कोई चीज दी है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें देखो, अब इसमें मैं एक बात बताऊं, अगर अपन वरीयता देने की कोशिश करें तो वरीयता का क्रमांकन क्या होगा। वरीयता का क्रमांकन क्या होगा, वरीयता देंगे अपन CIP नियम से। तो देखो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक Br का है, तो इसको वरीयता 1 दो। अब यहाँ देखो H सबसे लो पर है परमाणु क्रमांक में, तो इसे छोड़ो। यहाँ देखो दोनों में कार्बन कार्बन है, लेकिन कार्बन के तुरंत बाद यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसकी वरीयता 2 होगी, इसकी वरीयता 3 होगी, ये बेकार है, 4 पड़ गया। ठीक है, वरीयता अपन समझ गए। लेकिन अब देखो तुमने इस, क्या ये सही प्रेशर प्रोजेक्शन है, तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तुम कहोगे नहीं। कारण क्या है भाई, कारण क्या है, कारण क्या है भाई। तो देखो इसमें जो COOH ग्रुप है, ये अधिक वरीयता ग्रुप है, अधिक वरीयता वाला ग्रुप है। क्या है ये, अधिक वरीयता वाला ग्रुप है, 2 नंबर की वरीयता है इसकी, और इसकी वरीयता अधिक है। तो जो अधिक वरीयता ग्रुप होता है ना, उसको हमेशा ऊपर रखना होता है, कहाँ, ऊपर। और जो CH3 कार्बन चेन होती है, वो हमेशा इसी लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन पे आएगी, इस लाइन पर कभी भी कार्बन श्रृंखला नहीं आनी चाहिए। ये फिशर प्रोजेक्शन की खासियत होती है। तो इसको कैसे करेंगे, चेंज कर दो, इसको ऐसे घुमा दो 180 डिग्री। अब ऐसे घुमाऊंगा मैं, तो देखो इसको मैं ऐसे लेके गया, तो देखो COOH ऊपर आ जाएगा। देखो इसको इधर घुमाया तो ये इसके पीछे घूमेगा, तो इसके पीछे आ जाएगा Br इधर। ये इसको मैंने इधर घुमाया तो ये H इसके आगे आएगा, क्योंकि ये H इसके आगे है, और CH3 H के आगे है, तो CH3 H के आगे, तो ये सही फिशर प्रक्षेपण है। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब अपन करेंगे क्या, RS नामकरण। अब देखो RS नामकरण क्यों दिया गया, पहली बात तो ये समझो तुम। तो देखो RS नामकरण इसलिए दिया गया कि क्योंकि फिशर प्रक्षेपण को अपन, कोई भी फिशर प्रक्षेपण है, उसे 2 तरीके से लिख सकते हैं अपन। कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। देखो फिशर प्रक्षेपण को 2 तरीके से नहीं लिखा जा सकता। जो ये वेज डैश है ना, वेज डैश, इनको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इस कारण उन 2 तरीकों को R और S में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, R और S में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे डिवाइड कर दिया गया है भैया, तो देखो मेरी बात समझो, छोटी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम्हें ये जो R और S कैसे लिखना है वो तुम्हें समझना होगा। देखो मान लो कोई कार्बन ग्रुप है, मैं तुम्हें एग्जांपल से सिखा रहा हूँ। ये Cl है, ठीक है, ये तुम्हारा डैश पर F है, ठीक है, और ये तुम्हारा वेज पर I है, और ये Br है। तो तुम वरीयता दो सबसे पहले। देखो I की वरीयता सबसे ज्यादा, ठीक है, दूसरे नंबर पर Br की वरीयता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक में I ज्यादा, फिर Br ज्यादा, क्योंकि फिर कल बाहर I आंटी, तो नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है ना। तो फिर तीसरे नंबर पे ये है, और चौथे नंबर पे ये भैया है अपने। ठीक है, तो चौथे नंबर पे जो ग्रुप होता है उसको अपन कहते हैं LPG, यानी लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, LPG ग्रुप। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप की खासियत समझ लो तुम, बस इतनी। तो अब देखो तुम्हें पहले तो ये देखना है कि 1 2 3 जा रहे हैं अपन, तो 1 2 3 गए, तो ये कैसा कॉन्सेप्ट आया, क्लॉकवाइज।
तो तुम्हारे दिमाग में ये याद रखना है कि 1 2 3 घूमना है। फिशर प्रक्षेपण, वो फिशर नहीं है, ये वेज डैश निरूपण है। फिशर प्रक्षेपण ये होता है, ठीक है। वेज डैश में अपन को 1 2 3 जाना है। कहाँ जाना है भैया? 1 2 3। पहले अपन को 1 2 3 जाना है। 1 2 3 जाने पर अपन को चेक करना है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज है और लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, चौथा ग्रुप डैश पर है, किस पर है? डैश पर, वेज नहीं डैश, अरे यार डैश, डैश पर है तो इसको अपन कहेंगे आर। अगर एलपीजी किस पर है? डैश पर, तो इसको आर। अगर एलपीजी डैश पर नहीं है तो इसको उल्टा कर दो, आर का एस कह दो, ठीक है। दूसरा नियम, अगर अपन जा रहे हैं और ये क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज आ जाए और लोअर प्रायोरिटी ग्रुप किस पर आ जाए? डैश पर, तो उसको आर का कर दो उल्टा एस। और एस अगर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर ना हो के वेज पर हो तो डैश की जगह एस की जगह कर दो आर। ये है सिस्टम। अब तुम्हारे दिमाग में गोच पोच हो गई होगी कि क्या करें क्या नहीं करें, तो मेरी बात समझो, मेरा मेरा दिमाग लगाओ, बस इतना सा दिमाग है कि जैसे तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, है ना? ठीक है, तो तुम्हें देखो एग्जांपल क्या है भाई, एग्जांपल इतना सा है, कॉन्सेप्ट इतना सा है कि 1 2 और 3 जा रहे हैं अपन, और कोई भी चीज क्लॉकवाइज आ रही है, 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रही है, और जो एलपीजी है वो सॉलिड लाइन पर है। सॉलिड, ये वाली लाइन होती है सॉलिड, इसको ये टूटी लाइन, टूटी रेखा कहते हैं इसे, ताकतवर रेखा सॉलिड लाइन कहते हैं। सॉलिड लाइन पर है तो एस होगा, इतना से याद रखना है। 1 2 3 जाओ, क्लॉकवाइज जाने पर एलपीजी अगर सॉलिड पर है तो एस होगा। कैसे? जैसे देखो ये सीएल है और ये डैश पर एच है ना, और ओ सॉरी ये डैश पर CH3 है, ये वेज पर एच है, और यहाँ OH ग्रुप है। तो देखो Cl का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा, तो पहला, फिर ऑक्सीजन का दूसरे नंबर पर, फिर ये तीसरा और ये चौथा। अब देखो 1 2 3 जाओ, 1 2 और 3 गया, 1 2 3 गया, तो ये क्या है? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है। रूल क्या है अपना? क्लॉकवाइज हो और एलपीजी ग्रुप एस पर हो तो सॉलिड है, वो सॉलिड पर हो तो एस होगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्लॉकवाइज है नहीं है, तो क्लॉकवाइज नहीं है तो ये सिस्टम हो जाएगा उल्टा। उल्टा कैसे? देखो ये गए अपन, ये एंटी क्लॉकवाइज है। फिर चेक करो एलपीजी सॉलिड पर है, अगर एलपीजी सॉलिड पर है तो एस की जगह आर हो जाएगा, पर एलपीजी किस पर है? सॉलिड पर है, तो एस की जगह आर हो जाएगा। ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब देखो तुम्हें मैं देता हूँ 4 ग्रुप दे दिए, ये डैश, यहाँ पहला प्रायोरिटी का है, ये दूसरा प्रायोरिटी का है, ये तुम्हारा तीसरा प्रायोरिटी का है, और ये तीसरा प्रायोरिटी का है, ये चौथा प्रायोरिटी का है। तो तुम जाओ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 गए, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। रूल क्या है? क्लॉकवाइज जाओ, एलपीजी अगर सॉलिड पर है तो एस होगा। अब देखो क्लॉकवाइज गए अपन, ये क्या है? पहली बात तो ये नियम ही उल्टा हो गया, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज गए, क्या गए? एंटी क्लॉकवाइज। और एलपीजी किस पर है? डैश पर, तो ये उल्टे का उल्टा हो गया। उल्टे का क्या हो गया? उल्टा। देखो क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज गए, तो एलपीजी अगर इस कंडीशन में सॉलिड पर हुआ तो अपन को इसका एस का उल्टा करना है आर, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ एलपीजी डैश पर है, एलपीजी सॉलिड की जगह क्या है? डैश पर, तो डैश का आर का हो जाएगा उल्टा एस। तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है भैया? एस कॉन्फ़िगरेशन है। अब तुम्हें देखो क्या करना है इसमें, ये एग्जांपल देखो, देखो ये 1 प्रायोरिटी ग्रुप है, ये 2 प्रायोरिटी ग्रुप है और ये 3 प्रायोरिटी ग्रुप है। मैं जा रहा हूँ इधर, ये है एक क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ और एलपीजी किस पर है? डैश पर। तो देखो क्या होता है कि क्लॉकवाइज जाने पर अगर फोर्थ ग्रुप सॉलिड पर है तो एस होगा। फोर्थ ग्रुप किस पे हो? सॉलिड पर हो तो एस होगा। लेकिन फोर्थ ग्रुप सॉलिड पे के होने की जगह किस पर है? डैश पर। तो डैश पर है तो ये एस का हो जाएगा उल्टा आर, तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इस वाले को देखो, मैं जा रहा हूँ 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 3 जाने पर ये क्लॉकवाइज है, और फिर फोर्थ ग्रुप क्या है? डैश पर। क्लॉकवाइज होने पर फोर्थ ग्रुप सॉलिड पर है तो एस होगा। अगर क्लॉकवाइज है और फोर्थ ग्रुप सॉलिड की जगह डैश पर है तो एस की जगह हो जाएगा आर।
तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। इतना आसान है वैसे एस आर करना। एस आर कितना आसान है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि क्लॉकवाइज है और एलपीजी सॉलिड पर है तो एस होगा। अब अगर क्लॉकवाइज है और एलपीजी सॉलिड की जगह डैश पर हो जाएगा, डैश का हो जाएगा उल्टा, आर पर आ जाएगा, आर हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज है और एलपीजी एलपीजी जो फोर्थ ग्रुप है जो अपना सॉलिड पर है तो आर एस का क्या हो जाएगा, उल्टा आर। और एंटी क्लॉकवाइज है और फोर्थ ग्रुप सॉलिड की जगह डैश पर है तो देखो सॉलिड की जगह किस पर है, डैश पर है। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज का उल्टा हो गया, है ना। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज का उल्टा हो गया और फिर सॉलिड का उल्टा हो गया तो उल्टे का उल्टा ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही है। बस इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात है। बस ये फिशर प्रोजेक्शन हो गया तुम्हारा। और अब तुम ये फिशर, ये तुम्हें जो आर एस दिख रहा है, ये आर एस तुमने लिखा है, ये वेज डैश में लिखा है, वेज डैश में। और कॉन्सेप्ट क्या है अपना, क्लॉकवाइज है और फोर्थ ग्रुप अगर सॉलिड पर है तो एस होगा। इसके अलावा उल्टा कुछ भी कर दो तुम एस आर कर लेना है उसको, ठीक है। इतना अपन करना सीख गए। लेकिन अब देखो तुम मेरी बातें सुनो। अभी तुमने वेज डैश में आर एस करना सीखा है, ये वेज डैश में। अब तुम्हें सीखना है फिशर प्रोजेक्शन में आर एस का। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब फिशर प्रोजेक्शन में तुम्हें दो ही चीज दिख रही है, एक तो खड़ी लाइन, एक आड़ी लाइन। इसको कहते हैं अपन वर्टिकल, है ना, वर्टिकल और वर्टिकल लाइन, है ना। और इसे कहते हैं अपन हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ये क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल रेखा, तो देखो दो ही कंडीशन होती है। अपन को जाना कहीं है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, फिर अपन को क्या चेक करना है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो हमेशा अपन को चेक करने ही है। लेकिन अब यहाँ कंडीशन दो तरह की हो सकती है कि जैसे एलपीजी, मान लो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। दो तरह की कंडीशन है कि एलपीजी है अपना जो या तो वर्टिकल लाइन पर आ जाए या हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाए। तो दोनों कंडीशन अपन को आर एस अलग अलग करना है। ये देखो आर एस कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा हार्ड है लेकिन समझना इसको जरूरी है। दो तरह के फिशर प्रोजेक्शन में आर एस दो तरीके से हो सकता है। एक तो एलपीजी अपना हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए तब, एक एलपीजी अपना वर्टिकल लाइन पे आ जाए तब। और इस कंडीशन में भी हमको ये भी तो जरूर चेक करना है कि 1 से 2 और 3 जाने पर ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये देखो 1 2 3 ये क्लॉकवाइज। ये जरूरी नहीं है ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अपन को सबसे पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करने हैं, ठीक है। वही है अपना क्लॉकवाइज है और फिशर प्रोजेक्शन में जो एलपीजी है वो वर्टिकल लाइन पर है, खड़ी लाइन पर है, तो क्या होगा, आर, ठीक है, क्या होगा, आर। और क्लॉकवाइज है और जो एलपीजी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो एस होगा। ये दो चीजें तुमको याद रखनी है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एस, ठीक है, ठीक है। अब देखो तुम्हें मैं सिखाता हूँ कैसे। एफ भाई ये तो मेरा ना थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन भाई ये है जो है ही है भाई, मतलब हकीकत में ये जो है ही है वो है ही है। अब इसमें देखो तुम्हें फोर्थ ग्रुप कौन सा है, फोर्थ ग्रुप तुम्हारा ये रहा चौथा, क्योंकि पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो तुम्हें सबसे पहले क्या चेक करना है, घूमो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो अपन को क्लॉकवाइज का पता है। फोर्थ ग्रुप किस पे है, तुम्हें सबसे पहले चेक करना है फोर्थ ग्रुप किस पे है, वर्टिकल लाइन पर। वर्टिकल लाइन पर क्लॉकवाइज होता है तो आर होगा, वर्टिकल लाइन पर क्लॉकवाइज है तो आर होगा, ये अपन को पता है। वर्टिकल लाइन पे क्लॉकवाइज है तो आर होगा। अब वर्टिकल लाइन पे क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एस होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो ये NH3 है, ये OH है अपना, ये Br है अपना और ये CH3 है अपना। अब इसमें देखो पहला ग्रुप कौन सा है, पहला है ये अपना, दूसरा ये है परमाणु क्रमांक के हिसाब से, तीसरा ये है और चौथा ये है भैया। तो एलपीजी कहाँ है, अभी भी वर्टिकल लाइन पर है और ये देखो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज,
तो ये देखो वर्टिकल लाइन पर है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज होता है तो आर होता है, ये हो जाएगा एस। तो ये नियम याद ही रखने होंगे तभी काम कर पाओगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो तुम्हें देखो वेज डैश का तो सिंपल है, वेज डैश में क्लॉकवाइज है और फोर्थ ग्रुप अगर सॉलिड पर है तो तुम्हें एस कर देना है, बस इतना नियम याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, क्लॉकवाइज है और फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है, वर्टिकल लाइन, तो तुम्हें आर कर देना है बस। अगर क्लॉकवाइज है और वर्टिकल, अब देखो इसको उल्टा करें, फोर्थ ग्रुप अगर वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो आर का एस कर दो। तो अगर क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो आर का फिर एस कर दो, ये इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है तो एस का फिर आर कर दो, ठीक है। यही तो है, चार कंडीशन है, बस इतना ही से काम है, इतना ही करना है बस इसमें। अब देखो मेरी बात समझो, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना, उनमें भी अपन को डीएल करना आना चाहिए। आर एस कॉन्फ़िगरेशन तो कर लिया अपन ने, कार्बोहाइड्रेट में करते हैं अपन डी और एल। डीएल बड़ा डीएल, देखो छोटा डी और एल किस में करते हैं अपन, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये अपन करते हैं उसमें, किसमें, जो मतलब पीपी एल को अगर दाई तरफ घुमाए तो ये डीएल और लेफ्ट तरफ घुमाए तो ये एल। तो अगर अपन को करना है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में डीएल करना है तो कैसे करें भाई, है? कार्बोहाइड्रेट के लिए डीएल कैसे किया जाए, है? कार्बोहाइड्रेट के लिए डीएल कैसे किया जाए, तो भाई उसमें देखो डीएल करने का सीधा सा, तुम्हें सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट तुम्हें ये तो पता है ना, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और एमीन क्या होते हैं, ये तो सबको पता होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एमीन क्या होते हैं, ये तो अपन जानते हैं, तो मैं भी आता हूँ, ठीक है। तो देखो ये तो सबको होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं कार्बन के हाइड्रेट्स, ठीक है। और एमीन्स क्या होते हैं, एमीन्स में एक तो NH2O अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड में एक तो NH3 ग्रुप होता है और एक COOH ग्रुप होता है, ये दो ग्रुप होते हैं अमीनो एसिड्स में, अपन को पता है, ठीक है। अब अपन को कार्बोहाइड्रेट में यानी कार्ब्स में अपन को डी और एल करना है। तो देखो कार्ब्स की अपन को पता है कि बहुत लंबी लंबी चेनें होती हैं, जैसे C6H12O6, ये ग्लूकोज है तो इसमें 6 कार्बन होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसमें एक मेन, अब देखो तुम्हें क्या बताया मैंने कि जब भी अपन, ये क्या है भाई, ये वाला कंडीशन क्या होती है, फिशर प्रोजेक्शन होता है, ये भूलो मत, देखो वही बात यार, वही बात फिशर प्रोजेक्शन है। तो ऐसे अपन जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की संरचना लिखते हैं वो किस में आती है, फिशर प्रोजेक्शन में आती है। तो अब फिशर प्रोजेक्शन की खासियत क्या बताई मैंने तुम्हें, बताई कि जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, जैसे इसमें CHO होता है या फिर C डबल बॉन्ड O CH2, ये वाला ग्रुप होता है, ये ऊपर होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए, यही तो फिशर प्रोजेक्शन की कंडीशन थी, मैंने शुरू में बताई। तो एक बात बताओ, ये तुम्हें CHO ग्रुप दे दिया, ये OH दे दिया, ये H दे दिया और ये CH2OH एल्कोहल ग्रुप दे दिया, तो ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप है तो ऊपर है, ठीक है। और ये क्रेल कार्बन है, देखो इसका ये समूह ये समूह ये समूह चारों भिन्न है, क्रेल कार्बन है, और इसको अपन क्या कहते हैं, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसमें देखो ये OH की कंडीशन इधर है और एक ये सेम ये हो सकता है CHO CH2OH OH, दोनों अलग अलग है। तो जो अंतिम कार्बन होता है इसमें, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें लास्ट वाला कार्बन देख लो, लास्ट वाले कार्बन में OH अगर दाईं तरफ है, ये लास्ट वाला, इसमें तो लास्ट वाला कार्बन यही है, वो सेकंड लास्ट, सॉरी अपन को सेकंड लास्ट देखना है। और या भी अपन कह सकते हैं कि अंतिम क्रेल कार्बन, ये अंतिम क्रेल कार्बन है क्योंकि ये क्रेल नहीं है, इसमें CH2 तो आ गए, तो ये अंतिम क्रेल कार्बन है। इसमें अगर OH दाईं तरफ है तो ये D, OH बाईं तरफ है तो ये L, ठीक है। अब देखो देखो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज में देखो पहला क्रेल कार्बन, दूसरा क्रेल कार्बन, तीसरा क्रेल कार्बन, अंतिम क्रेल कार्बन, OH दाईं तरफ D, OH बाईं तरफ L, ठीक है। इसमें देखो दोनों तरफ एक ही है, तो ये क्या है भाई, इसमें देखो कार्बोहाइड्रेट नीचे है, वो CHO ग्रुप नीचे है, तो ये फिशर प्रोजेक्शन नहीं है असली, ये गलत है। फिशर प्रोजेक्शन को इसको उल्टा करो, रोटेट करो, जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा ना, तो ये इसके आगे के सारे ग्रुप इधर आ गए,
चेंज हो जाएंगे, इधर का इधर हो जाएगा, इधर का इधर हो जाएगा, चेंज करना है अपन को रोटेट करते हैं जब, ठीक है। तो ये तुम्हारा इतना सा है। और अब अमीनो एसिड में डीएल कैसे लिखें, यदि अंतिम कार्बन पर NH2 ग्रुप दाईं ओर हो तो डी, और अंतिम कार्बन पर NH2 ग्रुप बाईं ओर हो तो एल, यानी NH2 ग्रुप दाईं ओर है तो डी एलेनिन, और NH2 ग्रुप इधर है तो एल एलेनिन। इसमें ज्यादा नहीं आते हैं। अब देखो पीओएस और सीओएस अपन को पढ़ना है सममिति तत्व, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना अपन को इनमें, है ना, कुछ नहीं करना अपन को इनमें, देखो कुछ नहीं करना अपन को इनमें, टेंशन मत लो, ठीक है। इतना अपन को इतना डीप आएगा भी नहीं, मतलब यहाँ से आगे का तुम्हें ना नॉर्मली पढ़ लेना है, बस इतना डीप आएगा भी नहीं। अब देखो क्रेल केंद्र अपन ने पढ़ लिया है, क्रेल केंद्र अपन समझ चुके हैं कि क्रेल केंद्र किसी अणु में है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव अणु है, ठीक है। ये अपन चीज समझ चुके हैं। और क्रेल केंद्र वाले अणु में अपन फिशर प्रोजेक्शन करना सीख गए, अपन वेज डैश करना सीख गए, अपन RS कॉन्फ़िगरेशन सीख गए, अपन DL कॉन्फ़िगरेशन सीख गए, ठीक है। और अपन ये डेक्स्ट्रो-रोटेटरी और लीवो-रोटेटरी DL यानी प्लस माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट सीख गए। अगर प्रकाश के तल को दाईं तरफ घुमाए तो D, लेफ्ट तरफ घुमाए तो L। अगर जो अंतिम कार्बन पर, कार्बोहाइड्रेट में अंतिम कार्बन पर OH दाईं तरफ तो D, और OH बाईं तरफ तो L। अगर जो अमीनो एसिड्स में अगर जो NH3 ग्रुप है दाईं तरफ तो D, बाईं तरफ तो L। RS कॉन्फ़िगरेशन में क्लॉकवाइज है, अगर वेज डैश निरूपण है क्लॉकवाइज है। और चौथा LPG ग्रुप अगर तुम्हारा सॉलिड पर है, LPG ग्रुप अगर सॉलिड पर है तो S, बाकी उल्टा कर दो, एंटी क्लॉकवाइज है। और चौथा ग्रुप सॉलिड पर है BB, तो फिर इसको क्योंकि ये उल्टा हो गया तो ये इसका भी उल्टा कर दो, इसका R। अगर क्लॉकवाइज है और चौथा ग्रुप सॉलिड की जगह किस पर आ जाए, डैश पर आ जाए, तो देखो ये चेंज हो गया तो ये भी आयस का हो जाएगा चेंज R। और फिर एंटी क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज है तो, और डैश पर है तो R का उल्टा कर दो, फिर से S, तो RS ऐसे खेल सकते हैं। अगर अपन फिशर प्रोजेक्शन में खेलें, फिशर प्रोजेक्शन में क्लॉकवाइज है और जो फोर्थ ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पर है तो अपन को R करना है यहाँ पर। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो R का उल्टा कर दो S, और क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज है तो R का इधर S कर दो, और इधर एंटी क्लॉकवाइज है तो S का इधर R कर दो। ये चार अपन को कॉन्सेप्ट खेलने आने चाहिए, अपन RS कंप्लीट कर देंगे। अब देखो POS और एक होती है COS, ये सममिति तत्व होते हैं। तत्व देखो सममिति तत्व दो प्रकार के हैं। POS ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये COS क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन मतलब तल, सिमेट तल, ठीक है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब तल, और सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब केंद्र। सेंटर मतलब केंद्र की बात होगी, POS में तल की बात होगी। तो मेरी बात समझो, अगर किसी अणु को तुम किसी भी तल से, इसमें क्या होगा, किसी अणु को तुम किसी भी तल से दो भागों में काट दोगे तो तुम्हें उसे अपन कह सकते हैं कि उसमें POS है। क्या है कितनी है ये तो गिन के चेक करो, गिन के चेक करो, पर POS है या नहीं है वो अपन चेक कर सकते हैं कि किसी भी अणु को तुम दो भागों में काट दोगे तो उसमें POS प्रेजेंट होगी, यानी सममिति तल होगा, ठीक है। अब जैसे मैं मेरा नाम लेता हूँ R, इसको मैं यहाँ से काटूं, यहाँ से काटूं, कहीं से भी काटूं, दो भागों में बराबर नहीं काट सकता, तो R में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, POS नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिखूं N को ऐसे काटूं तो ये भाग अलग है, ये भाग अलग है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन यहीं मैं लिखूं M, तो M को अगर मैं इस लाइन से काटता हूं तो ये एक और ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर O को लिखूं तो O में तो बहुत सारी है, अनंत प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ही मैं लिखूं, देखो A, तो A में है, W है, P नहीं है, S नहीं है, Q नहीं है, H है, भाई H को काट सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री से। तो ऐसे कोई अणु जिसको अपन PO दो एक तल से काटें और वो बराबर कट जाए, तो देखो अब POS समझ में आई तुम्हें। लेकिन जितने भी देखो अणु की सममिति कितनी होती है, एक sp संकरण होता है, एक sp2 होता है, एक sp3 होता है, एक sp3d होता है। तो देखो अणुओं की संरचना कैसी कैसी होती है, रेखीय है ना। इसकी sp2 की कैसी होती है, त्रिकोणीय। ये कैसी होती है, चतुष्फलकीय है ना।
इसकी कैसी होती है? पंचभुजीय और आगे अष्टफलकीय, अष्टफलकीय सब चलता है। लेकिन चतुष्फलकीय संरचना के साथ-साथ एक संरचना और आती है वर्गाकार, वर्गाकार संरचना। और वर्गाकार संरचना जिसमें भी हो, वर्गाकार संरचना अगर तुम्हें कहीं भी दिखे, यानी स्क्वायर प्लेनर, SQUAR प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर SP संरचना तुम्हें जहां भी दिख जाए, जिस अणु में दिख जाए, उसमें POS होगी। अब तुम कहोगे कैसे है भाई, समझाओ है? तो देखो, स्क्वायर प्लेनर कोई भी चीज है तो उसमें POS होती है। जैसे कि बेंजीन होती है, बेंजीन, बेंजीन में जितने भी मतलब ये बेंजीन की जो संरचना होती है, ये एक वर्गाकार संरचना होती है। वर्गाकार कह सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये एक समतलीय संरचना होती है। सॉरी, वर्गाकार नहीं, समतलीय, समतलीय। तो ये एक समतलीय संरचना है, मतलब इसके जो जितने भी परमाणु हैं वो सिर्फ 2D में है, दो तलों में है, 3D में नहीं है। 3D में कोई तल, यानी तल के बाहर, यानी वेज डैश में कोई चीज है, वेज डैश में कोई चीज है, उसमें POS नहीं होगी। अगर कोई चीज ऐसे समतल में है, समतलीय संरचना है, तो उसमें उसमें POS हमेशा होगी। POS का मतलब है दो बराबर भागों में से काटा जा सके। तो दो बराबर भागों में से काटने का मतलब समझो, ये एक समतलीय संरचना है, इसको समझो। तो इसको मैं ऐसे भी काट सकता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, काट सकता हूँ, ठीक है ना? ऐसे भी काट सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको जो वर्गाकार संरचना है, वो समतलीय संरचना है, उनको उनको ऐसे बीच में से काटा जा सकता है, ऐसे। मैं खड़ा चीरा लगा सकता हूँ इसमें, एक बिल्कुल स्लाइस कर सकता हूँ इसकी दो। तो जो बेंजीन होती है, एक ऐसी संरचना होती है रिंग टाइप में, है ना? तो इसकी ये POS है, ये POS है, ये POS है, लेकिन इसमें एक POS और है जिसे कोई नहीं जानता। वो POS है ये बीच में से। इस बेंजीन को ऐसे भी काटा जा सकता है। इसमें ये संरचना है, ये कटिंग है, ये कटिंग है, ये कटिंग है, लेकिन इसमें एक ही ये कटिंग है। तो कोई भी अणु अगर टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा अणु है, और अगर वो समतल है, क्या है? समतल, यानी ऐसा है समतल, समतल 2D में है, तो उसमें अब इसको मैं ऐसे स्लाइस करूंगा ना, इसकी बीच में से स्लाइस इस अणु की, तो इसमें दो दो एक जैसे भाग कट के आ जाएंगे। तो कोई भी अगर अणु समतल में है तो उसमें POS होगी, ठीक है? जैसे ये अब ये H, ये H, ये H और ये H, ठीक है? तो देखो, ये इसमें सब कुछ सेम है, समतल में, और इसमें एक ये अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मतलब इसको मैं ऐसे काट रहा हूँ प्लेन में से, ठीक है? इसमें POS है, बिल्कुल है भाई साहब, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यही एक रिंग बना दी तो इसमें POS यहाँ से है, काट सकते हैं, लेकिन मैंने डैश पर H लगा दिया और इधर वेज पर OH लगा दिया। अब ये प्लेन में नहीं है, अब इसमें सिमेट्री नहीं है इसमें, क्योंकि ये वेज डैश निरूपण आ गया। अब ये POS नहीं है, वेज डैश जहां आ जाएंगे POS नहीं होगी, ठीक है? तो POS निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई? है? POS निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, तुम ये चेक कर लो कि उसे कहां से काटा जा सकता है। लेकिन देखो, ऐसे कोई अणु दिया जाए तुम्हारे पास, इतने सारे अणु दे दिए, ये देखो वेज डैश है, POS नहीं है, वेज डैश नहीं है, लेकिन इसमें देखो ये Cl है, ये ऐसे नहीं कट सकते, कट सकते हैं? देखो, इधर Cl आ गया, इधर H आ गया, इधर Cl आ गया, इधर H आ गया, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगा। लेकिन इसको, क्योंकि ये क्या है भाई, ये एक सममिति तल है, देखो इसको ऐसे काटेंगे तो इधर Cl, इधर Cl, इधर H POS है। लेकिन इसको इस कंडीशन को क्या कहते हैं? वही बीच में से स्लाइस करना। इसको ऐसे स्लाइस करूंगा तो आधा Cl का परमाणु ऊपर, नीचे आधा, कार्बन का आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, ऐसे, क्योंकि परमाणु गोले होते हैं, गोलों को बीच में से काटा जा सकता है भाई साहब। अब देखो, इस अणु में इधर POS नहीं है, क्योंकि ये डैश में, ये तल के बाहर है, ये अणु तल के अंदर है, तो तल के बाहर अंदर POS नहीं आ सकती। लेकिन ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि ये तल के बाहर है, पर बीच में से काट दिया मैंने, ये तल के बाहर है और इसको मैंने ऐसे बीच में से काट, तो ये कट रहा है और ये भी अंदर का कट गया ऐसे ही, तो इसमें एक POS है। समझ गए? मतलब जितने भी अणु प्लेन अणु होते हैं, अर्थात समतलीय अणु जो सिर्फ XY तल में हो, अर्थात जिनमें sp2 संकरण हो, sp2 संकरण मतलब 6 डिग्री हो, तो अणु कई कैसे भी हो, उसमें एक POS हमेशा होती है, ठीक है? अब तुम POS समझ चुके हो, अब आती है बात COS की, है ना? अब बात आती है COS की। तो COS का मतलब क्या हो? COS
COS क्या होती है? COS का मतलब होता है ये कोई कार्बन है और इससे एक ग्रुप लगा है ना, इससे ये ग्रुप लग रहे हैं बहुत सारे, है ना, इस कोई भी अणु है इससे बहुत सारे ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब मैं इसको, इसके जितने भी मतलब रेखाएं, इसके केंद्र से जितने गुजर रही, एक ये गुजर रही है इसके केंद्र से, एक ये गुजर रही है, एक ये गुजर रही है, एक ये भी गुजर रही है, ठीक है। अब देखो इस है, इस रेखा पर ऐसा ही अणु इधर है, ऐसा ही अणु इधर है, ठीक है। इस रेखा पर ऐसा ही गोल अणु इधर है, ऐसा ही गोल अणु है, ठीक है। इस रेखा पर ऐसा ही अणु इधर है, ऐसा ही अणु है। मतलब एक केंद्र है, उस केंद्र से गुजरने वाली जितनी रेखाएं हैं उन सभी पर या तो कोई समूह नहीं होना चाहिए, या जो भी समूह है वो सेम होने चाहिए सारे, तो उसमें COS है, तो उसमें COS है। अगर मान लो ये कार्बन है और इससे एक ग्रुप लगा हुआ है, ये A, इधर भी लगा है A, इधर लगा है B, इधर लगा है B और इधर लगा है C और इधर कुछ नहीं लगा, तो देखो इससे ये हो गया, इससे हो गया, लेकिन इस वाली लाइन में इधर C है इधर नहीं है, तो अणु जिसके सभी चारों चारों जगह पर मतलब जितने भी हैं सब में COS होनी चाहिए, है ना, सब में। तो देखो एक रिंग होती है, रिंग में कहीं भी देख लो COS है, इसमें POS भी होती है और COS भी होती है, रिंग में दोनों चीजें होती हैं। ये तुम्हें बात समझ आई? अब मेरी बात समझो, जैसे C डबल बॉन्ड C और इधर H, इधर H, इधर Cl, इधर Cl, अब सेम ग्रुप नहीं है तो COS इसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन POS इसमें ऐसे भी है, एक ये बीच में से स्लाइसिंग वाला, दो COS है इसमें लेकिन POS नहीं है, और POS है लेकिन COS नहीं है, ठीक है। अब देखो कोई ये रिंग COS नहीं है क्योंकि इधर ये अणु आया लेकिन इधर अणु नहीं आया, COS नहीं है। लेकिन ये अगर कोई चीज है तो इसमें देखो ये सेम है, ये सेम है और ये भी सेम है, ये भी सेम है, क्योंकि इधर अणु नहीं है इधर अणु नहीं है, तो इसमें COS है और इसमें POS भी है, इस जगह से POS भी है COS भी है। लेकिन देखो आगे इस पे सेम है, इस पे सेम नहीं आ रहा है, तो इसमें COS तो नहीं है बिल्कुल भी, POS हो सकती है पर COS नहीं है। मतलब जितने भी विषम, देखो ये 3, इधर 4, इधर 5 विषम कार्बन वाली चक्रीय यौगिक होते हैं, उनमें कभी भी COS नहीं हो सकती, उनमें कभी भी COS नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो मान लो तुम्हारे पास ये अणु है, ठीक है, और इधर ये दे दिया COS, है ना, वो CH3, और ये तुम्हारे पास दे दिया CH3। अब देखो तुम कहो ये मिल रहा है, नहीं है भाई COS। अब तुम कहोगे क्यों नहीं है? क्योंकि ये डैश पर है, डैश पर। अगर इस अणु की संरचना सही से बनाई जाए, प्रेशर प्रक्षेपण में लिखाया जाए, तो देखो कैसे होता है, इधर CH3 ऊपर, इधर CH3 ऊपर, ये नीचे इसके H। अब देखो इधर ये देखो नहीं है भाई, आमने सामने होने चाहिए, नहीं है बिल्कुल। अब इस कंडीशन को अपन कह सकते हैं, देखो इसमें अगर ये वेज पर होता, ये CH3 डैश पर है, ये वेज पर होता, वेज पर होता तो इसमें COS होती, क्यों? क्योंकि देखो ये CH3, ये CH3, ये H और ये CH3, अभी ये देखो बिल्कुल COS में है, तो इसमें COS है। तो अब कोई अणु में तुम POS निकाल सकते हैं और COS निकाल सकते हो, बिल्कुल। अगर किसी अणु में POS COS या तो इनमें से कोई भी एक है, यानी उस अणु में या तो POS है या COS है, अगर है तो वो अणु क्रेल अणु नहीं है, अणु नहीं है। अगर POS या COS हो गई तो वो क्रेल अणु नहीं है। मतलब POS कब हो सकती है? अगर कोई भी अणु में sp2 कार्बन है सारे, sp2 कार्बन मतलब समतलीय, समतलीय है। अगर कोई भी अणु समतलीय है तो वो कभी क्रेल हो ही नहीं सकता। कारण क्या है? क्योंकि उसमें POS हमेशा होगी, और COS अपन को चेक कर लेना है आमने सामने सब कुछ देख के। अगर COS है तो भाई वो फिर क्रेल नहीं है। मतलब किसी भी अणु में ना तो POS होनी चाहिए ना COS होनी चाहिए, दोनों नहीं है तब वो क्रेल है, क्रेल अणु है, नहीं तो वो क्रेल नहीं है, वो फिर कुछ और ही है ना, तो कुछ और ही है। जैसे
अपना दायां हाथ और अपना बायां हाथ, ठीक है, दायां हाथ और बायां हाथ, ये दोनों आपस में ग्रेल अणु है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। अब तुम्हें जितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको चेक करना है। देखो तुमने ये चेक किया भाई, इसको यहां से काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता। एक ऊपर का है, एक बाहर का है ना, एक बाहर का है। यहां से देखो इधर इधर नहीं, इसमें सीओएस भी नहीं है, पीओएस भी नहीं है, तो ये ग्रेल अणु है। इसमें देखो ये पीओएस है क्या? नहीं है भाई। इसमें सीओएस नहीं है, लेकिन पीओएस है, क्योंकि देखो दोनों में बाहर बाहर अणु आ रहे हैं और बीच में से काटने पर बराबर सेम चीज जा रही है, तो पीओएस है। इस अणु में देखो ऐसे काटने पर दोनों एक जैसे आ रहे हैं, तो पीओएस है। इस अणु में पीओएस है, यहां से काट सकते हैं, ये भी काट सकते हैं, ये भी काट सकते हैं, पीओएस और सीओएस दोनों है। इस अणु में क्या है? एक पीओएस है। कैसे? मैंने क्या बोला? सारे sp2 कार्बन है और इसको बीच में से ऐसे काटा जा सकता है। देखो ये कट रहा, ठीक है, ये कट रहा, नहीं, इसमें पीओएस सीओएस नहीं है। देखो ये और ये, इसमें पीओएस और सीओएस दोनों नहीं है। समझ में आई? ग्रेल मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। ऐसे अपन को चेक कर लेना है, बस ये छोटी छोटी बातें हैं। ग्रेल अणु चेक करने की ट्रिक, फिशर प्रक्षेपण तथा विषम परमाणुीय वलय में कभी भी सीओएस नहीं हो सकती, पीओएस चेक करनी पड़ेगी। यानी फिशर प्रक्षेपण हो और विषम चक्रीय वलय हो। मैंने तुम्हें वो क्या बताई? विषम चक्रीय वलय हो तो मतलब उसमें विषम परमाणु हो, विषम परमाणु यानी 5, 7, 9, 3 ये ऐसे हो, तो उसमें कभी भी सीओएस तो नहीं होगी। अगर फिशर प्रक्षेपण वाले अणु ग्रेल अणु नहीं होते, एक ग्रेल केंद्र रखने वाले अणुओं में पीओएस तथा सीओएस दोनों से, मतलब कोई भी अणु में अगर एक ही ग्रेल केंद्र है, एक ग्रेल केंद्र है, तो वो कभी भी पीओएस और सीओएस नहीं हो सकती। ये पॉइंट्स हैं, अपन को याद रखने। अब वाइफेनाइल में प्रकाशिक समय होता है, ये तुम्हारे अलग कॉन्सेप्ट है, तुम्हें इसे मॉड्यूल्स मतलब जैसे लिख रहा है ना वैसे ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अप्रकाशिक समावयवों में संबंध है, इनको तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। अप्रकाशिक समावयवों की संख्या निकालना तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो ये फॉर्मूले से, ठीक है। ये पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है ना। और त्रिविमीय समावयवों की गणना, टोटल त्रिविमीय समावयव की गणना करने का भी फॉर्मूला है, लिखा रखा है। सर्वरूपण समावयवता अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है, ये अपन को नहीं पढ़नी है, बात खत्म करो, ठीक है। ये जो सर्वरूपण समावयवता है ना, ये सर्वरूपण समावयवता कोर्स में नहीं है, ठीक है। सर्वरूपण समावयवता कोर्स में नहीं है, ठीक है, तो पढ़नी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। और तुम देखना चाहो तो तुम्हारे पास नोट्स हैं, तो तुम हल्का हल्का एक बार नॉर्मली पढ़ सकते हो सर्वरूपण समावयवता को, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं एंड करते हैं, चलो आज के लिए।